सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत पाठ का अध्यापन करेंगे। तो पाठ के अध्यापन करने से पहले हम लोग राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में जानें। राम वृक्ष बेनीपुरी आधुनिक युग के प्रसिद्ध गद्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1899 ईस्वी में बेनीपुर गांव जो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में अवस्थित है, वहाँ इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ। बचपन में इनके माँ और पिता की मृत्यु होने के बाद इनका बचपन काफ़ी कष्टमय बीता और स्वाभाविक है, बचपन में जब माँ पिता गुजर जाए तो उस समय इनको अपने मौसी के यहाँ आश्रय लेना पड़ा। मौसी के यहाँ इनका लालन पालन हुआ और समस्याओं, कष्टों, संघर्षों, कठिनाइयों के बावजूद इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सन 1920 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चलाई गई असहयोग आंदोलन के सक्रिय सदस्य बन गए। राम वृक्ष बेनीपुरी एक सफल साहित्यकार, गद्यकार ही नहीं, एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी और एक सच्चे देशभक्त के रूप में जाने जाते हैं। बेनीपुरी मात्र 15 वर्ष की अवस्था में इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में आने लगी। इनकी प्रतिभा इतनी प्रखर हो गई कि मात्र 15 वर्ष की अवस्था में शिक्षण के क्षेत्र में पत्र पत्रिकाओं में अपने रचनाओं को लिखने लगे और राम वृक्ष बेनीपुरी ने कुछ पत्रिकाओं के, जो साप्ताहिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका है, अर्धमासिक पत्रिका है और वार्षिक पत्रिका है, उसके संपादक के रूप में भी रहे और उनके द्वारा संपादित की गई कुछ पत्रिकाओं का नाम है तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, नई धारा, योगी, जनता, जनवाणी, हिमालय आदि इनके द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाओं का नाम हम लोगों ने जाना। राम वृक्ष बेनीपुरी की प्रमुख रचनाएं बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। राम वृक्ष हर क्षेत्र में नाटक, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध, हर क्षेत्र में यूँ कहें कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे राम वृक्ष बेनीपुरी। इनकी कुछ रचनाएं, कहानियों में चिता के फूल जो महत्वपूर्ण है उसका हम चर्चा कर रहे हैं। निबंध में गेहूं और गुलाब एवं मसाल, रेखाचित्र, माटी की मूर्तें और नेत्रदान, संस्मरण में जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, यात्रा वृताओं में पैरों में पंख बांधकर, नाटक अम्बपाली और सीता की माँ और एक उपन्यास इनकी है पतितों के देश में। राम वृक्ष बेनीपुरी एक सफल साहित्यकार के साथ एक सच्चे देशभक्त थे। उनकी रचनाओं में साहित्य, संस्कृति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने अपनी रचनाओं में तत्कालिक समस्याओं, जो समाज में जो समस्याएं पनप रही है, समाज में जो समस्याएं चल रही है, वो सारी समस्याओं को इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है, जिसमें उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता, समाज सुधार, राष्ट्र उत्थान आदि साहित्य के साथ इन्होंने जोड़ा है। विशिष्ट शिल्पकार के कारण, विशिष्ट इनकी रचना में विशिष्ट शिल्प के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। यहाँ पे फिर हम आपको स्पष्ट करेंगे, जो राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर, कलम का जादूगर इन्हें कहा जाता है। और याद रहे प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं लिएगा आप लोग, कलम का जादूगर। अब राम वृक्ष बेनीपुरी के हम लोग व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जाने।
अब हम चर्चा करेंगे जिस विषय में बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है और लेखक ने अपने ग्रामीण परिवेश में या यथार्थ चित्रण के रूप में भी इसको कह सकते हैं, जो अपने ग्रामीण परिवेश में एक बाल गोविंद भगत जो व्यक्ति थे उसका चित्रण इन्होंने किया है। ऐसे समाज में, अभी के समाज में ऐसे लोग विलुप्त से हो गए, ऐसे लोग नहीं देखने को मिलते। बाल गोविंद भगत एक सच्चा संत, एक निस्वार्थ व्यक्ति, धर्म के आडंबर में बंधने वाले नहीं, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, सारे आडंबरों को खंडन करते हैं। कबीरपंथी है, कबीर को मानने वाले लोग, ऐसे भी आप जान रहे हो, कबीर को आपने पढ़ा है 9th में, कबीर को मानने वाले लोग ये सब अंधविश्वासों से दूर रहते हैं। वैसे ही व्यक्तित्व की चर्चा यहाँ हो रही है जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत एक मझोले कद कहा गया है, जो बहुत बड़ा लंबा न हो न बहुत छोटा हो, बीच वाले कद के एक गोरे चीटे इंसान है। उनके चेहरे के हाव भाव की चर्चा की गई है। उनके बाल में जटाएं नहीं है, उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। हाँ, एक चीज है उनके चेहरे पे, वो है सफेद बाल, चमकता हुआ सफेद बाल। उम्र उनकी 60 से ऊपर की, 60 वर्ष से ऊपर की आयु बाल गोविंद भगत की। और बाल गोविंद भगत कम कपड़े पहनते हैं, एक लंगोट, जो संत लोग, नागा लोग को नहीं कहे, नागा लोग तो ऐसे भी रहते हैं, जो आप देखिएगा महात्मा संत लोग जिस तरह की लंगोटी पहनते हैं, उसी तरह के लंगोटी बाल गोविंद भगत पूरे शरीर में धारण करते हैं। बहुत ठंड पड़ती है तब एक कमली, एक काला कमल उनके शरीर पे दिखाई देता है। एक तुलसी का माला, बेडौल माला, बड़ा सा माला गले में पहनते हैं। उसके बाद इनके सर पे, ये माथे पे, मस्तक पे रामानंदी चंदन लगा रहता है। जैसे महिलाएं पर्व त्योहार में, व्रत में जो टीका करती है, जो नाक से लेके और नाक तक यहाँ तक ऐसे लगा रहता है, उस तरह के रामानंदी चंदन करते हैं। सर में कबीरपंथी टोपी जो होता है, कान को हल्का ढकने वाला, उस तरह का टोपी ये पहनते हैं। तो ये बाल गोविंद भगत का शारीरिक या उसका पर्सनैलिटी या पहनावा होता है। अब यहाँ पे हम आएंगे तो ऊपर के चित्र को देखने के बाद, पुस्तक में जिस तरह से लिखा ऊपर के चित्र मतलब अभी तक जो हम बताएं, इसमें स्पष्ट लगता है, स्पष्ट पता चलता है, जो बाल गोविंद भगत के ऊपर के हाव भाव को देखने के बाद ऐसा लगता है वो संत होंगे, वो महात्मा होंगे, और जटाएं होंगी, दाढ़ी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाल गोविंद भगत मन से संत है, सन्यासी है, लेकिन उनका अपना घर गृहस्थी भी है। लेखक क्या कह रहे हैं, लेखक जो जानते हैं कहते हैं, जो मैंने एक गृहस्थ परिवार में उनको देखा है, पत्नी की याद नहीं, उनकी पत्नी बाल गोविंद भगत की जो पत्नी है उसके बारे में कह रहे हैं लेखक, जो उनके बारे में नहीं पता, लेकिन एक बेटा, बहू और एक गृहस्थ जीवन उनको देखे हैं। थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी उनकी खेत है, आगे घर के आगे फूल का पौधा लगा हुआ है, बागवानी लगी हुई है, खेती करते हैं, और एक गृहस्थ जीवन जो जीने वाला होता है उस तरह से वो काम कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन वो जी रहे हैं। बाल गोविंद भगत लेखक कह रहे हैं, जो खेती बाड़ी करते हुए एक साफ सुथरा सुसज्जित एक घर भी है उनका, किंतु खेती बाड़ी करते बाल गोविंद भगत साधु थे। खेती बाड़ी करते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए भी वो साधु थे। साधु के सारे, संत के जो सारे गुण होते हैं वो सारे चीजों में था। यहाँ अपने आप को पहचानने की शक्ति थी, अपने आप में जो क्षमता थी, वो सारे चीज़ों को उन्होंने अपनाया और कबीर को अपना इष्ट देवता, अपना साहेब, अपना मालिक, अपना सब कुछ कबीर को मानते थे। किसी को इनसे कोई कष्ट न हो, किसी को दुख न उपजे इनकी बातों से, इनके हाव भाव से, इनके क्रियाकलाप से, ऐसा काम करते थे।
कभी किसी को खरी खोटी नहीं सुनाते थे, नहीं करते थे। हाँ, झूठ बोलने की भी आदत नहीं थी, स्पष्टवादी थे, स्पष्ट बात किसी को कहते थे। और नियम इतनी बारीकी से वो करते थे, इतनी बारीकी से नियम को करते थे, जो एक पहले ग्रामीण परिवेश में, थोड़ा समय यहाँ पे अलग आएंगे, ग्रामीण परिवेश में अभी तो हर घर में शौचालय का व्यवस्था है, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा नल जल योजना, तरह तरह की योजनाएं हैं और हर घर में आपको बाथरूम मिलेगा, शौचालय मिलेंगे। लेकिन उस जमाने में अभी भी बहुत सारे ग्रामीण परिवेश में शौचालय का व्यवस्था नहीं होता है और लोग खेत में शौच के लिए जाते हैं। बाल गोविंद भगत उस जमाने में कह रहे हैं जो शौच भी वो करते थे तो किसी दूसरे के खेत में नहीं करते थे, जो कहीं कोई समस्या न हो, किसी को कष्ट न हो, इसलिए इतनी बारीकी से करते थे। खेती बाड़ी करते थे, अपने जो अन्न बचता था खेती बाड़ी के दौरान, जो अन्न उपजता था, जो फसल होती थी, वो सारे फसल को ये अपने सर पे लाद के और साहिब के दरबार में कबीरपंथी जो मठ होता है, मठ जो एक संस्था है, मठ है जहाँ साधु महात्मा लोग रहते हैं, पूजा स्थल भी कर सकते हैं, मठ से ही आदित्यनाथ योगी आपके आए। वैसे ही मठ में ये जाके और साहिब के नज़दीक, कबीरपंथी लोगों के नज़दीक उस अपने भगवान को सारे फसल को वहाँ जमा कर देते थे, वहाँ चढ़ा देते थे। और चढ़ाने के क्रम में जैसे हम लोग कहीं प्रसाद चढ़ाते हैं और पंडित वहाँ के जो होते हैं वो प्रसाद को लेके भगवान के नज़दीक रख के उसमें से कुछ निकाल के फिर हमको दे देते हैं, जो मेरा प्रसाद हो जाता है। उसी तरह बाल गोविंद भगत पूरी फसल को उस मठ में जमा करते थे, चढ़ा देते थे और वहाँ से जो वापसी मिलती थी उसी से ही अपना पूरा जीवन साल भर या जितना दिन तक फसल अगला ना आए तब तक उसी से गुजारा चलाते थे और इनका गुजारा चल भी जाता था। यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ा, आगे की पढ़ाई हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।